प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, उसमें अपन ने सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ा और मोटे रूप से उसको दो भागों में बांटा था, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंदर अपन ने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और आत्मकथाएं। इनके बारे में मुख्य मुख्य चीजें जो है अपन ने चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। विद्यार्थियों, इतिहास के किसी भी कालखंड का अपन जब अध्ययन करते हैं तो उसमें बेसिकली दो स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, दोनों का ही बहुत महत्व होता है। परंतु इन स्रोतों का महत्व जो है अलग अलग कालखंड में जो है कम ज्यादा हुआ है, अर्थात परिवर्तित हुआ है। जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास अगर अपन पढ़ते हैं तो उसमें पुरातात्विक स्रोतों को ज्यादा महत्व दिया गया है। साहित्यिक स्रोतों का से भी जो है हमारे को जानकारी मिलती है, परंतु पुरातात्विक स्रोतों को से जानकारी जो है वो ज्यादा हमारे को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें मुख्य रूप से अपन सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ते हैं, उसमें साहित्यिक स्रोतों का महत्व ज्यादा है, पुरातात्विक स्रोतों का थोड़ा कम महत्व है। पुरातात्विक स्रोतों की अपन बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, अभिलेख, स्मारक, चित्र और उस समय के में लोगों के द्वारा प्रयुक्त हथियार, औजार और अन्य जो वस्तुएं जो उस समय उन्होंने प्रयोग में ली है, वो सब जो है हमारे को उस समय के बारे में, जिस समय के उन चीजों का जिस समय में प्रयोग हुआ उसके बारे में हमारे को बताती है। सबसे पहले अपन सिक्कों के बारे में चर्चा करेंगे कि सिक्कों से हमारे को कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत के अंदर सिक्कों का जो शुरुआत है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और पहली बार प्रयुक्त जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के कहलाते हैं, जिनको तांबे और चांदी से बनाया जाता था। भारत में पहली बार लेख वाले जो सिक्के हैं हिंद यवन शासकों के द्वारा चलाए गए और उसके बाद में धीरे धीरे सिक्कों की बनावट और उनकी जो कलाकृति है उसमें धीरे धीरे जो है उत्तरोत्तर सुधार होता गया। सल्तनत कालीन जो सिक्के हैं उनसे भी हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्कों से सबसे पहले सिक्कों के ऊपर फोटो और नाम और उपाधियां लिखी होती है, तो जिस भी राजा ने या सुल्तान ने उसको चलाया है तो उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है, उसका नाम और उसकी उपाधियों की जानकारी मिलती है। सिक्कों के ऊपर समय भी अंकित होता है और उससे अपने को जो है प्रमाणिक भाई कब ये सिक्का जारी किया गया उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ सिक्कों को जिस धातु से बनाया गया है, अगर वो कीमती धातु है जैसे सोना, चांदी है, या जो है कम महत्व की धातुएं हैं जैसे तांबा, लोहा, इनका बना हुआ है, तो उससे अपने को उस समय की आर्थिक समृद्धि के बारे में भी पता चलता है। सिक्के की जो धातु है उसकी शुद्धता वो भी अपने को आर्थिक समृद्धि के बारे में बताती है, और अगर शुद्धता की मात्रा में कमी होती है तो वो आर्थिक गिरावट की ओर संकेत करती है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है तांबे के सिक्के चलाए गए उसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा के रूप में, तो वो हमारे को उस समय की आर्थिक अवनति के बारे में बताता है। इसके अलावा सिक्कों से जो है हमारे को उस समय की धातु विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है कि धातु को गलाना और सिक्के को डिजाइन में ढालना, ये सब भी जो है धातु विज्ञान के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा सिक्कों से जो फोटो उसके ऊपर बनी हुई होती है राजा की या किसी धार्मिक पुरुष की, तो उस फोटो के ऊपर बने हुए वस्त्र के डिजाइन और आभूषणों के डिजाइन से हमारे को उस समय की वेशभूषा के बारे में जानकारी भी मिल जाती है। इसके अलावा सिक्के जिस जिस क्षेत्र में मिल रहे हैं उस क्षेत्र से उस राजा के परिक्षेत्र या उसके राज्य की जो सीमाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। अगर राज्य क्षेत्र में अन्य राज्यों के सिक्के मिल रहे हैं या अन्य देशों के सिक्के अगर मिल रहे हैं तो हमारे को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर भी संकेत करते हैं। तो कहने का मतलब सिक्के से हमारे को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार आगे अपन बढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेखों से भी हमारे को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख किसी कठोर सतह पे पत्थर, शिलाखंड, चट्टान
मृदभांड या किसी कठोर वस्तु पे उकेर कर बनाए गए लेखों को जो है अभिलेख कहते हैं। और अभिलेखों से भी हमारे को इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अभिलेख को लिखवाने वाला कौन है, अर्थात किस राजा ने अभिलेख को लिखवाया है, किस समय लिखवाया है, किस महत्वपूर्ण घटना या जो है कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उसने अभिलेख लिखवाया है, उसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। अभिलेख की भाषा और लिपि से भी अपने को उस समय की भाषा और लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। और अन्य प्रकार के सामाजिक रीति रिवाजों और इनके बारे में भी अभिलेखों से अपने को जानकारी मिलती है। तीसरा प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक है। स्मारक से तात्पर्य उस समय में जो भवन, मंदिर, मस्जिद या महल वगैरह जो भी कुछ बने हुए हैं और उनके भग्नावशेष अपने को जो है प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा उस समय की वास्तुकला, स्थापत्य कला और जो है रहन सहन के बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। जैसे सल्तनत काल में जो है भारत में मस्जिदों का बनना शुरू हुआ था। पहली जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो कहने का मतलब सल्तनत काल में धीरे धीरे भारत में मुस्लिम धर्म को जो है बढ़ना प्रारंभ हो गया था। उससे संबंधित धार्मिक इमारतें भी जो है भारत में मस्जिदें, मकबरे आदि बनना स्टार्ट हो गई थी। तो स्मारकों से भी हमारे को उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ स्थापत्य कला में गुंबद, मेहराब और इनका प्रयोग भी जो है सल्तनत काल से ही भारत में प्रारंभ होता है, जो कि इस्लामी स्थापत्य कला शैलियों में आती है। तो इस प्रकार से स्मारक भी जो है हमारे लिए इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। इसके आगे चित्रों से भी हमें किसी काल विशेष के बारे में, उसकी सामाजिक स्थिति, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। परंतु सल्तनत काल के शासकों अर्थात सुल्तानों ने चित्रकला में विशेष रुचि नहीं ली, क्योंकि वो कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और इस्लाम धर्म में किसी जीवित वस्तु या जो है जीवित प्राणियों के चित्र बनाना, पशु पक्षियां, मानव आदि के चित्र बनाना जो है निंदनीय माना जाता है, इस्लाम में जो है वर्जित है। इसलिए सल्तनत काल में चित्रकला के कोई विशेष अवशेष हमारे को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों का ही महत्व है, परंतु विशेषकर साहित्यिक स्रोतों में से हमारे को जो है ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों को अपन आसानी से इन उपबिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।